हेलो एवरीवन, क्या आप सब रेडी हो इको के फंडों के लिए? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। चलिए, सो आज हम लोग शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग। ओके, सो इस चैप्टर में ना यू कैन गेट गुड केस बेस्ड क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट 2 साल पहले इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, वो आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। आई हैव ऑल्सो केप्ट दैट एज अ क्वेश्चन ताकि आपको एक आइडिया मिले। एंड ये मनी एंड बैंकिंग को हमने कंबाइन करके ये किया है। ऑल्सो गाइज, मनी में जो हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वो मैंने इधर नहीं डाला है क्योंकि इट्स अ मोर और लेस अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई आई हैवंट taken it into consideration over here. बट आई वुड सजेस्ट यू कि वॉट इज़ हाई पावर्ड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़रूर से याद से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, a rational investor would deposit his or her money in an FD account instead of a savings account. Justify by giving 2 points. तो इधर बोल रहे हैं कि एक रैशनल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो अपना पैसा एफडी में रखना चाहता है एज कम्पेयर टू सेविंग्स, तो आपको जस्टिफाई करना है। हाँ ठीक है, अब हमें जस्टिफाई करने बोले तो हमें तो प्रेफरेंस में ही बात करना होगा कि एफडी क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू सेविंग्स। देखो, पहले तो एफडी का ऑफ कोर्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज दैट ऑफ सेविंग्स, तो दैट इज़ वाई इट्स बेटर। एंड दूसरा यू कैन से कि सेविंग्स में क्या होता है ना, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, राइट। बट एफडी में क्या होता है, मेच्योरिटी तक पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके पहले करोगे तो ऑफकोर्स आप यू लूज योर इंटरेस्ट, सो देन द होल पर्पज ऑफ एफडी गोज टू वेन, राइट। सो दैट इज़ वाई एफडी सिंस एक मेच्योरिटी पर ही विड्रॉ हो सकते, तो वो भी तो एक प्लस पॉइंट ही है ना कि चलो ठीक है, समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो कि नहीं, ये पैसा तो मैं छू नहीं सकता, ये मेरा पैसा साइड किया हुआ है, ये एक आपके दिमाग में ऑलरेडी रहता है, राइट। सो यही दो रीजंस हम लोग देंगे कि क्यों क्यों रैशनल इन्वेस्टर को सेव करना चाहिए एफडी में रादर देन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग गोइंग थ्रू द पॉइंट्स। आप वो एक स्टार्टिंग का स्टेटमेंट दे देना कि एक रैशनल इन्वेस्टर को ऐसे एफडी प्रेफर करता है ओवर सेविंग्स ड्यू टू 2 रीजंस। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली रीजंस में ही चली जा रही हूँ। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंटर्स। राइट डाउन answer A. First reason is what? Savings deposit have a nominal rate of rate of interest, whereas fixed deposit have a higher rate of interest. सो फिक्स डिपॉजिट का हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेविंग्स का आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एंड और एक सेविंग्स डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय चेक एनी टाइम, राइट। तो इसलिए लोग थोड़ा रेकलेस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उनके माइंड में होता है पेमेंट भी करना होता है थ्रू यूजिंग देयर सेविंग्स अकाउंट दे मेक पेमेंट। तो एक बोलते हैं ना कि पैसों का फ्लो का पता नहीं चलता, जो आजकल का प्रॉब्लम भी है ना, जो इतना अपन ऑनलाइन यूज़ करने लग गए हैं, सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड है, पता ही नहीं चलता कितना खर्चा हो गया। बट एफडी में आप ये सब नहीं कर सकते, तो ये भी एक फ़ायदा है कि फिक्स डिपॉजिट के नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम until maturity of a fixed term period. So ये भी एक वो है, अंडरलाइन कर लेना गाइस। ठीक है, हाँ जी। So this was question number 1. Okay, now let's begin next question. Differentiate between demand pull inflation and cost push inflation. Differentiate between demand pull inflation and cost push inflation. So demand pull inflation
एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से प्राइसेस टेंड टू राइज, दैट इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है जिसकी वजह से प्राइसेस स्टार्ट्स राइजिंग, दैट्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अदर रीजंस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सो ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ एडी जब वो बढ़ने लगता है। बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीज़न क्या होता है, जब वेजेस बढ़ गया, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, ये सब। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। चलिए शुरू करते हैं, पहले डिमांड पुल के बारे में लिखते हैं। सो इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग from demand forces is known as demand pull inflation. ठीक है, it is it if aggregate demand exceeds aggregate supply at the existing price level, prices tend to rise and this leads to demand pull inflation। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताए, दो डिफरेंस ही है, सो आप नेक्स्ट पॉइंट कॉजेज दे सकते हो। द कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो कॉजेज क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई क्यों बढ़ गया, थ्रू बिकॉज इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिजल्टिंग फ्रॉम deficit financing, increase in investment expenditure, increase in government expenditure, etc. और इधर क्या हो सकता है, द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन वेज कॉस्ट, increase in profit margin, increase in price of inputs, etc. ठीक है, सो ये सब कॉजेस है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, कमेंट ऑन द ट्रेंड ऑफ रेपो रेट एग्जिबिटेड, हाउ दिस ट्रेंड अफेक्ट्स द लेंडिंग कैपेसिटी of commercial banks, how do you think it will affect the inflationary pressure in the economy? So basically हम लोग से क्या पूछ रहा है, so ऐसे भी questions आ सकते हैं, वो quantitative techniques of क्रेडिट कंट्रोल था ना, तो उससे रिलेटेड। तो इधर इन लोग पूछ रहे हैं कि आप बताओ, आप ये ट्रेंड ऑब्जर्व करो और आप बोलो कि ये कैसे हाउ डू यू थिंक कि ये कैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है।
सो आप ऑब्जर्व करो कि ये जो लास्ट 1 ईयर का रेपो रेट का ट्रेंड है वो अपवर्ड है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। रेपो रेट इज इंक्रीजिंग विच यू कैन सी। अब रेपो रेट बढ़ रहा है गाइस, इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक्स जो लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से उनको एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे क्यों? क्योंकि रेपो रेट बढ़ जा रहा है। तो जिसके वजह से व्हाट विल हैपन, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल फॉल। क्योंकि क्या होता है ना, जब रेपो रेट बढ़ जाता है ऑल्सो व्हाट हैपन्स, ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स राइजिंग। एक्चुअली रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, कमर्शियल बैंक के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है सेंट्रल बैंक से लोन लेना, राइट। तो वो इसलिए कम लोन लेता है और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देता है। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग कम लोन ले पाते हैं। सो एनी हाउ मनी सप्लाई विल फॉल। एंड इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन के लिए तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड हमें डिमांड कम करने का कोशिश करना है। इन्फ्लेशन में तो ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट, और हम लोग को डिमांड कम करने का ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेपो रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। सो यस, सो द डायग्राम shows an increase in the repo rate over a period of 1 year। अब रेपो रेट बढ़ रहा है मतलब कमर्शियल बैंक के लोन है ना एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं। कमर्शियल बैंक जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन लेता था, है ना, वो एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं अभी, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो हम लोग बोलेंगे कि द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द commercial banks will fall। This will lead to a fall in inflationary pressure in the economy। फिर आप ऑफ कोर्स आंसर खत्म नहीं भाई और जस्टिफाई करना होगा। सो अब हम लोग रेपो रेट को डिफाइन करेंगे। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक advances loan to commercial banks for a short period of time। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूजुअली गाइज बताए फोर्टनाइट पीरियड के लिए अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना है, बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेना है, तो उस पर रेपो रेट अप्लाई होता है, ठीक है। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द event of any shortfall of funds। In the event of shortfall of funds with the commercial banks। और ये टूल इट इज़ यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ना RBI इसको यूज़ करता है। सो RBI क्या करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तुम जस्टिफाई करो अब। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI raises the repo rate as this acts as a disincentive for commercial banks। तो कमर्शियल बैंक बोरो नहीं कर पाता ना, RBI क्या करती है, रेस कर देती है रेपो रेट। तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स का बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। सो वही बोला, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI रेजेस द रेपो रेट एंड as this acts as a disincentive for the commercial banks to borrow from the, अब बोरो ही नहीं कर पा रहे हैं
सेंट्रल बैंक से, सो लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो गया. दिस फर्दर रिड्यूसेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. This further reduces the lending capacity of the commercial banks to the public. तो इससे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी पब्लिक को कम पैसे दे पा रही है क्योंकि वो खुद ही बोरो नहीं कर पा रही, तो पब्लिक का लेंडिंग, पब्लिक को भी कम लेंड कर पा रही है पैसे. एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू अ फॉल इन द मनी सप्लाई, या जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई बोलते हो. ठीक है. दिस अल्टीमेटली leads to, this ultimately reduces money supply in the economy and thus helps in reducing inflation. ठीक है, गॉट इट. चलिए, अब अगर डिफ्लेशन के वक्त ये सब कम हो जाता है, इवन बैंक रेट से भी रिलेटेड आ सकता है. बैंक रेट और रेपो रेट में यही फ़र्क होता है ना गाइस. जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए अप्लाई होता है, और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए अप्लाई होता है. यही डिफरेंस होता है बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट. इम्प्लीकेशन एक ही है कि इन्फ्लेशन के वक्त बैंक रेट भी बढ़ जाता है, रेपो रेट भी बढ़ जाता है, और डिफ्लेशन के वक्त दोनों कम हो जाता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट इन सब का एक ही जैसा है. यहाँ से ही एक you can get case based question on such quantitative measures of credit control. ठीक है, ऐसा. अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो. द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंक्रीजेस द रेपो रेट एट विच RBI लेंस शॉर्ट टर्म फंड्स. अच्छा, इधर भी रेपो रेट के ऊपर ही आया था. सो RBI शॉर्ट टर्म फंड्स जिस रेट पे देता है, ठीक है, वो बढ़ गया. ठीक है, बढ़ा. तो अब बढ़ा तो हमने अभी पढ़ा ना कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो लेंडिंग कैपेसिटी, बोरिंग कैपेसिटी सभी कमर्शियल बैंक्स का कम हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन इन दी मनी सप्लाई. So this increase in the repo rate is based on increase in the key rate by 20 to 50 base points. The committee also decided to continue the withdrawal of money. So company कोशिश कर मतलब जो हमारा country है उसका कमिटी कोशिश कर रहा है कि ये कम होते ही जाए मनी सप्लाई, बिकॉज सी रेपो रेट वगैरह बढ़ना मतलब मनी सप्लाई कम होगा, विच मीन्स व्हाट इज RBI ट्राइंग टू डू इज इट इज़ थिंकिंग टू विड्रॉ मनी. जो वो सर्कुलेशन में मनी लाया था ना, वो मनी वापस कम कर देना. ठीक है. सो विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज हिंटेड इन द पैसेज अबव. तो गाइज यहाँ एक मॉनेटरी पॉलिसी लाया जा रहा है, राइट. यहाँ एक मॉनेटरी पॉलिसी लाया जा रहा है. थ्रू दैट मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी. सो कौन सा फंक्शन इधर छुपा हुआ है? यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का फंक्शन छुपा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ यही तो फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ बीइंग डन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है. In which situation does RBI adopt measure given below? Which situation तुमको बताना है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. इन शॉर्ट इन्फ्लेशन में रेपो रेट बढ़ जाता है. सो येस, वी विल से कि किस सिचुएशन में ऐसा अडॉप्ट करते हैं जब गवर्नमेंट को, जब हमारे RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है इकोनॉमी में. और लास्ट पूछा है, एक्सप्लेन एनी टू मॉनेटरी पॉलिसी दैट कैन बी यूज टू अकम्प्लिश सिमिलर ऑब्जेक्टिव. सो सिमिलर ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए बैंक रेट कैन बी यूज, CRR कैन बी यूज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैन बी यूज. आप जो भी किसी दो में कंफर्टेबल हो गया, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए शुरू करते. ईजी था, 2 मार्क्स का था. लास्ट वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अ 4 मार्क्स समवेयर. सो या, बट ऐसे भी केस बेस्ड क्वेश्चंस कैन कम. ओके, चलिए. So the function of central bank hinted in the passage
above is monetary policy implementation. The RBI's decision to increase repo rate is a monetary policy. ये एक monetary policy है ना, aim to reduce the money supply, aim to reduce the money supply in the economy, aim to reduce the money supply in the economy. That is contraction of credit. Sorry, that is contraction of credit in the economy. ठीक है. अब नेक्स्ट पूछा है कि इन विच सिचुएशन डज आरबीआई, सो ऐसे आरबीआई जो रेपो रेट बढ़ाता है वो क्यों बढ़ाता है? टू कंट्रोल सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन, है ना. सो वही हम लोग लिखेंगे द सेंट्रल बैंक typically adopts the measure of increasing repo rate in a situation when there is a need, जब ज़रूरत है to control inflation. ठीक है. सो इससे क्या होगा? by increasing repo rate the cost of borrowing will increase, the cost of borrowing will increase. सो इसका एम यही है, रिड्यूस करना द मनी सप्लाई, therefore reducing inflationary pressure in the economy. ठीक है. अब next, what was asked to us कि what are the two other monetary measures that can be used. ठीक है. So let's write two other monetary measures that can be used to control. वैसे ये चैप्टर CBSE क्लास 12 में भी है. So for you guys also this chapter is relevant. Do give a watch. Do share with your CBSE friends also. Okay guys. So two other monetary measures that can be used to control inflation and money supply are पहला इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, ये अपन करते हैं. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता था? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक, राइट. सो इट पहले तो उसको डिफाइन कर देना. इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ net demand and time deposits which the commercial banks have to keep with the central bank.
अच्छा, अब इसके ब्रैकेट में CRR लिख देना था, बिकॉज आगे आप CRR यूज़ कर सकते हो, तो CRR बढ़ा देगा, तो कमर्शियल बैंक कम पैसे दे पाएगा बिकॉज उसको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा. सो बाय इंक्रीजिंग CRR बैंक्स विल हैव लेस मनी टू lend to the public, which can help to reduce the money supply in the economy. ठीक है, तो ये पहला है CRR बढ़ा देना. एंड दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, राइट. सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अब वो चाहते हैं कि लोगों के पास पैसे कम हो, तो वो लोगों को क्या बोलेगा? RBI क्या बोलेगा कि खरीदो, ठीक है. तो RBI क्या करेगा? सेल करेगा इधर सिक्योरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. सो दिस इन्वॉल्व्स, पहले तो डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है. दिस इन्वॉल्व्स बाइंग and selling of government and other approved securities in the open market. Now to reduce inflation, central bank can sell such securities, thereby taking liquidity out of the banking system. ठीक है. यस, सो ये था गाइज, ऐसा ये बोर्ड्स का एग्जैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है. सो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ. 2 years बैक का क्वेश्चन था ये. ठीक है, चलिए. एंड इनफैक्ट CBSE में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, चलो. अब लास्ट जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का फेवरेट है. या आई नो ये मेरे स्टूडेंट्स का, तो जो मेरे से पढ़ते हैं उनका तो ये फेवरेट टॉपिक है. जस्ट किडिंग. सो बोला है कि कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स इफ CRR इज 10% एंड प्राइमरी डिपॉजिट इज 10,000. सो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है अंडरटेकन बाय द कमर्शियल बैंक्स. याद है, यहाँ कमर्शियल बैंक क्या करती है? डिपॉजिट लेती है, एडवांस करती है लोन, एंड इन दैट प्रोसेस मनी क्रिएट करती है. याद है, एक टेबल तुमने पढ़ा होगा, राउंड्स था उस टेबल में. इंक्रीज इन डिपॉजिट, कैश रिजर्व्स, अमाउंट ऑफ लोन एडवांस. प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो इनिशियल बंदा डिपॉजिट जाके करता है. से मैं SBI में गई, मैंने डिपॉजिट किया 10,000, वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट, जहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ. अब तुम राजू हो, ठीक है. तो राजू आया SBI में, राजू बोला SBI को कि मेरे को SBI पैसा दे दो, लोन दे दो, ठीक है. तो SBI कितना लोन दे पाएगा राजू को? क्या मेरा पूरा 10,000 उसको दे देगा? नो. SBI क्या करेगा? अगर CRR 10% चल रहा है तो SBI 10,000 का 10% 1,000 अपने पास रखेगा, ठीक है. और 9,000 ही वो लोन की तरह वो राजू को देगा. अब राजू को किसी को पे करना है जिसका अकाउंट दूसरे बैंक में है, संजू, ठीक है. संजू बाबा को पे करना है राजू को. तो राजू क्या करेगा? संजू बाबा को सपोज को 9,000 पे करना है यूको बैंक में, तो संजू के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 9,000, ठीक है. अब यूको बैंक के पास 9,000 आ गया, तो यूको बैंक को भी सेम ही चीज़ तो करना होगा. वो 10% रिजर्व्स रखेंगे और बाकी 90% लोन दे सकेंगे. तो यूको बैंक, संजू बाबा का बैंक जो है यूको बैंक, वो कितना लोन एडवांस कर पाएगा? 8,100. तो ऐसे करके फिर उसको किसी और को पे करना है जिसका अकाउंट दूसरे बैंक में है,
फिर दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट आएगा, एंड दिस सेम थिंग यू नो इट विल कंटिन्यू. बट एवरी टाइम द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस फॉल्स. ठीक है, बट वो 10,000 से कितना रुपया क्रिएट हो रहा है, यही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस था. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल कमर्शियल बैंक. ठीक है, सो लेट्स राइट. ये आंसर थोड़ा लेंदी है गाइज, सो बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड अगेन बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इस बार ये, एंड यूनिक फंक्शन of commercial bank, one of the most important and unique function of commercial bank is the power of credit creation. ठीक है, it is the process of accepting deposits एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स. तो यहाँ क्या हो रहा है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड लोन्स ग्रांट किया जा रहा है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक्स. And in this way they are able to credit banks are able to create credit. फिर आपको ना इधर वो दो टाइप का बैंक डिपॉजिट्स के बारे में भी बताना होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, सो बैंक डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड इन टू वेज. ठीक है, व्हेन नंबर वन, व्हेन कस्टमर्स deposit money, when customers deposit money with the commercial banks, they are known as primary deposits. जब हम लोग नॉर्मली डिपॉजिट करने जाते हैं उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं. ठीक है, एंड क्रिएशन ऑफ सच डिपॉजिट मनी, सो creation of such deposits transforms. तो ये क्या करता है ना गाइज, ये ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है करेंसी नोट्स को इनटू डिपॉजिट मनी. एंड सो देयर इज अ चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई. और क्या हो रहा है, जब बैंक्स यही डिपॉजिट को लोन देने के लिए यूज़ करिए ना, पैसे, जैसे मेरा पैसा बैंक ने यूज़ किया राजू को देने के लिए, वो डेरिवेटिव डिपॉजिट हुआ. ठीक है, सो व्हेन बैंक्स advance loans, they open a current account in the name of the borrower and deposit money in the current account, which are known as derivative deposits. ठीक है, these are actively created by the banks through lending and investing activities, and hence there is an increase in total amount of money supply.
सो ये जो क्रिएशन होता है ना, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स का, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, चलो चलो चलो, रुको मत, ठीक है, रेस्ट, स्ट्रेच योर हैंड्स, फिंगर्स। आई नो दिस आंसर इज वेरी लेंदी, डोंट वरी, मेरा भी हाथ पेन हो रहा है, बट ठीक है, वी कैन डू इट, वी विल डू इट, राइट। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड्स क्वेश्चन है। चलिए चलिए चलिए, सो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ये डिटरमाइन होता है, is determined by number 1 cash reserve ratio, ये तो आपको पता ही है। Higher the CRR, lesser is the credit created, lesser the CRR, higher is the credit created। एंड कितना अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स रखा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, अब इट इज अज्यूम्ड दैट मनी विल बी सर्क्यूलेटेड इन बैंकिंग, it is assumed that money will be circulated in banking system not in form of cash, cash transactions नहीं हो रहा है, in short ये assumption है ना, तो ये भी आपको लिखना होगा कि it is assumed that money जो circulate हो रहा है वो form of cash में नहीं हो रहा है, या this is form of cash में circulate नहीं हो रहा। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो, आपको अजम्पशन भी तो लिखना पड़ेगा ना, इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट पीपल विल नॉट विड्रॉ देयर मनी एट, मतलब सेम टाइम पे सब लोग विड्रॉ नहीं करेंगे पैसा, ये भी एक अजम्पशन है। ठीक है, अब जैसा केस बोला था, इन द अबव केस हमने सिनेरियो दे दिया था ना, इन द अबव सिनेरियो बैंक्स को डिपॉजिट मिल रहा है, बैंक्स रिसीव अ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 से फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट राउंड बैंक कीप्स अ reserve of 10%, that is 1,000 rupees, 10,000 का 10%, and gives a loan of ₹9,000, that is 10,000 minus 1,000 to say Mr. Y। तुमको एक्सप्लेन करना है ना। अब मिस्टर वाई क्या है, वो यूज़ कर रहा है ₹9,000, ठीक है, इन बाइंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड एंड मेक्स अ पेमेंट बाय ड्रॉइंग अ चेक of ₹9,000 on his बैंक। तो मिस्टर वाई को मिस्टर जेड को पे करना है 9,000, तो वो एक चेक ड्रॉ कर दिया। अब जो मिस्टर जेड का अकाउंट है उसमें 9,000 आ जाएगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट जेड्स बैंक विल रिसीव, जेड बैंक क्या करेगा, 9,000 रिसीव करेगा एंड विल कीप अ रिजर्व ऑफ, वो बैंक भी तो रिजर्व रखेगा 10% 9,000 का,
that is 900 and extend rupees 8100 to Mr. A और एक्सटेंड कर देगा 8100 मिस्टर मिस्टर ए नहीं, हाँ मिस्टर ए को, ठीक है। अब सपोज एज इज जैन बैंक रिसीव किया एंड उसको भी अब किसी और बंदे को पैसा देना है, कोई ए आया बोला कि हमको पैसा दो, तो 8100 यूज़ हो सकता है। एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अब हम लोग सो गाइस ये चलते रहेगा यू नो, एंड एवरी टाइम पता है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड हर सक्सेसिव राउंड में कम हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड in each successive bank decreases, ठीक है। The process will come to an end when the deposit received, कब ये एंड होगा, बाय जब एक डिपॉजिट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर बैंक इज सो लेस दैट फ्रेश लोन नहीं इशू किया जा सकेगा। ठीक है, आप इतना थोड़ा दिखाओगे, आप 2-3 राउंड दिखाओगे फिर आप बोल दोगे कि ये प्रोसेस बैंक कंटिन्यू हो रहा है, तब तक जब तक रिसीविंग बैंक के पास इतने कम पैसे आ जा रहे कि वो लोन दे ही नहीं पा रहा, सो दैट फ्रेश लोन cannot be generated and all the bank has used the excess cash reserves in extending loans। और अब आप वो टेबल बना दो राउंड, ये टेबल अगर आपको याद हो तो, इंक्रीज इन डिपॉजिट, कैश रिजर्व, अमाउंट ऑफ लोन, आप ये टेबल ऊपर भी बना सकते थे। ये एक्सप्लेनेशन मतलब ये वाला एक्सप्लेनेशन छोड़ने के पहले, इन द अबव सिनेरियो के पहले भी आप ये टेबल बना सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन एडवांस, राउंड 1 में 10,000 रिजर्व, 9,000 लोन दिया था। राउंड 2 में डिपॉजिट में इंक्रीज 9,000 हुआ, कैश रिजर्व रखना पड़ा 900, 8100 वॉज गिवन एज लोन। राउंड 3 में 8100 इसका 10%, एंड लाइक वाइज दिस इज कंटिन्यूइंग। अब पता है ये टोटल 1 लाख हो जाएगा, ये 10,000 और ये 90,000। बट कैसे गाइस वो भी तुमको दिखाना होगा, बिकॉज तुम इतने राउंड्स तो नहीं दिखाओगे ना, बट तुम ये तो दिखाओगे कि टोटल अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना क्रिएट हो रहा है ना। सो ये 1 लाख कैसे आया आपको दिखाना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट created is primary deposit into 1 by reserve ratio, which was 10,000 into 1 by 10%, which is rupees 1 lakh, and therefore credit multiplier, या जिसको अपन डिपॉजिट मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मतलब ये क्या मेजर करता था, ये वो मेजर करता है कि कितना टाइम्स ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट इज द टोटल डिपॉजिट। सो टोटल डिपॉजिट बाय प्राइमरी डिपॉजिट, (1 lakh by 10,000 which is 10
टाइम्स। क्लियर? सो यस, ये रहा हमारा आंसर एंड दिस इज द एंडिंग। ओके, या आई नो ये लास्ट आंसर बहुत टॉर्चरस था ना, बट या आई मीन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन गेट इट, सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो तुम बीच बीच में कट शॉट खाओगे ही, भूख तो लगेगा ही, तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना जितना रेप्लिकेट कर पाओ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साथ में बने रहने के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आई विल कम अप विद गुड क्वेश्चंस। ओके, डू शेयर दिस विथ योर CBSE फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू, सी यू वेरी सुन, बाय बाय।